मूनफॉल की। ये कहानी शुरू होती है 2011 से, जब एक स्पेस शटल इक्विल एक सैटेलाइट की मरम्मत के लिए अंतरिक्ष में भेजा गया था। शटल में 3 एस्ट्रोनॉट थे, ब्रायन, मार्क्स और जो। ब्रायन और मार्क्स बाहर शटल को ठीक कर रहे थे, जबकि जो अंदर बैठकर कमांड संभाल रही थी। तभी अचानक मार्क्स को ब्रायन के पीछे एक अजीब काला धुआं जैसा स्वार्म झुंड दिखाई देता है। वह तुरंत ब्रायन को अलर्ट करता है, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, वह स्वार्म उन पर हमला कर देता है। हमले से शटल तेजी से घूमने लगता है, जिससे जो बेहोश हो जाती है। इस हादसे में मार्क्स अंतरिक्ष में कहीं दूर चला जाता है और जो उसके हाथ से फिसल जाता है। ब्रायन किसी तरह शटल से बंधा होने के कारण बच जाता है। ब्रायन शटल के अंदर आकर जो को होश में लाता है। उनका ध्यान जाता है कि वह अजीब स्वार्म अब वापस चंद्रमा की ओर जा रहा है। हादसे के बाद नासा ब्रायन पर एक जांच बैठाती है। कोई भी उस स्वार्म पर यकीन नहीं करता और मार्क्स की मौत का कारण एक उल्कापिंड का टकराना और मानवीय भूल बताया जाता है। इसी वजह से ब्रायन को नौकरी से निकाल दिया जाता है। इस हादसे से ब्रायन बुरी तरह टूट जाता है। वह अकेला रहने लगता है, जिसके कारण उसकी पत्नी कैरोलाइन अपने बेटे सनी के साथ उसे छोड़कर चली जाती है। 10 साल बीत जाते हैं। हम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में एक केसी हाउसमैन नाम के शख्स को देखते हैं, जो धोखे से एक प्रोफेसर के रूम में घुसकर कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स खुद को ईमेल करता है। वहां से निकलकर वह अपनी नौकरी पर चला जाता है। कुछ देर बाद केसी को ईमेल पर मिले डॉक्यूमेंट्स से पता चलता है कि चंद्रमा अपनी कक्षा और गति से भटक रहा है। अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो धरती को भारी नुकसान होगा। केसी अपनी इस खोज को नासा को बताने की कोशिश करता है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसे एक पागल समझकर फोन काट देती है। दूसरी तरफ हम जो को देखते हैं, जो अपने बेटे और केली, एक फॉरेन एक्सचेंज स्टूडेंट के साथ थी। जो को नासा से एक अर्जेंट कॉल आता है। ऑफिस पहुंचकर उसकी टीम बताती है कि चंद्रमा की कक्षा बदल रही है और जल्द ही चंद्रमा और धरती की दूरी कम होने वाली है। कुछ ही दिनों में चंद्रमा धरती से टकरा जाएगा। यह सुनकर जो हैरान हो जाती है कि इतने समय तक किसी को इस बारे में पता कैसे नहीं चला। इसी बीच केसी की नज़र एक अखबार पर पड़ती है, जिसमें ब्रायन हार्पर की तस्वीर होती है। उसे पता चलता है कि ब्रायन एक स्कूल में लेक्चर देने जा रहा है। 10 साल पहले एक महान एस्ट्रोनॉट होने के कारण केसी उससे मिलने के लिए स्कूल पहुंचता है। ब्रायन को भी अपने लैंडलॉर्ड से बचते हुए स्कूल जाना पड़ता है, क्योंकि उसने काफी समय से किराया नहीं दिया था। स्कूल पहुंचकर ब्रायन देखता है कि उसकी जगह केसी लेक्चर दे रहा है। जैसे ही ब्रायन आता है, केसी उसे अपने पेपर्स दिखाते हुए बताता है कि चंद्रमा अपनी कक्षा से भटक रहा है और जल्द ही धरती से टकराने वाला है। ब्रायन को लगता है कि केसी कोई बेवकूफ है, इसलिए वह उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और सिक्योरिटी को बुलाकर उसे बाहर निकलवा देता है। हड़बड़ी में केसी अपने सारे पेपर्स वहीं गिरा देता है। ब्रायन अपने घर में बैठा होता है, तभी उसकी एक्स वाइफ कैरोलाइन का फोन आता है, जो उसे बताती है कि उनके बेटे सनी को पुलिस ने पकड़ लिया है। ब्रायन सबसे पहले कैरोलाइन के नए पति टॉम से मिलने जाता है। दोनों कोर्ट जाते हैं, जहां सनी की सुनवाई हो रही थी। ब्रायन काफी मिन्नतें करता है, लेकिन जज सनी को जमानत नहीं देते और उसे 2 दिन की जेल हो जाती है। गुस्से में ब्रायन टॉम को बुरा भला कहकर घर वापस आता है। तभी वह देखता है कि बाहर का मौसम बहुत खराब हो गया है। चारों तरफ तेज बारिश और तूफान आ रहे हैं। दूसरी तरफ केसी अपनी सारी खोज और थ्योरी इंटरनेट पर डाल देता है, जिसमें वह चंद्रमा को एक मेगा स्ट्रक्चर या एक तरह की खाली संरचना बताता है। वहीं नासा में पूरी अफरा तफरी मच जाती है, क्योंकि चंद्रमा अब बहुत जल्द धरती से टकराने वाला था। जो कि सीनियर चाहते हैं कि इस बात को गुप्त रखा जाए, लेकिन उन्हें पता चलता है कि यह खबर पहले ही लीक हो चुकी है और न्यूज़ चैनलों पर इस पर बहस चल रही है। ब्रायन घर पर अकेला बैठकर न्यूज़ देखता है। न्यूज़ में बताया जा रहा था कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी के कारण उसके टुकड़े होंगे और वे धरती पर गिरेंगे, जिससे पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। ब्रायन को एहसास होता है कि बाहर का माहौल और भी खराब होता जा रहा है और उसे केसी की बातों पर भरोसा होने लगता है। वह तुरंत स्कूल वापस जाकर केसी के पेपर्स इकट्ठा करता है। पेपर्स के साथ उसे केसी की वेबसाइट का पता मिलता है। वेबसाइट पर केसी का एक वीडियो था, जिसमें उसने लिखा था कि जो भी उसकी थ्योरी पर यकीन करते हैं वे एक मोटल में मिलें। ब्रायन मोटल पहुंचता है और केसी से पूछता है कि उसने ये सब नासा से भी पहले कैसे पता किया। केसी बताता है कि वह कई सालों से दूर के ग्रहों का अध्ययन कर रहा था, ताकि वह मेगा स्ट्रक्चर वाले ग्रहों को खोज पाए। मेगा स्ट्रक्चर ऐसे ग्रह होते हैं जो अंदर से पूरी तरह से खाली होते हैं, लेकिन उनके कोर में एक सफेद तारा होता है जो आसपास के ग्रहों को ऊर्जा देता है। केसी बताता है कि उसे नहीं पता था कि चंद्रमा एक ऐसा ही मेगा स्ट्रक्चर निकलेगा।
आगे वह कहता है कि चंद्रमा के अंदर के स्ट्रक्चर में कुछ हलचल हुई है, जिसके कारण वह अपना रास्ता बदल रहा है। यह सब कोई गलती नहीं, बल्कि किसी की सोची समझी साजिश है। वह ब्रायन को अपनी थ्योरी बताता है कि शायद कोई एलियन इस सब को जानबूझकर चला रहा है। यह सुनकर ब्रायन हैरान हो जाता है। ये बात चल ही रही थी कि बाहर का माहौल इतना खराब हो जाता है कि बड़ी बड़ी सुनामी जैसी लहरें आने लगती हैं और देखते देखते उनका पूरा शहर बहने लगता है। मोटल में भी पानी भरने लगता है। ये लोग किसी तरह बिल्डिंग की छत पर चले जाते हैं और देखते हैं कि पूरा शहर पानी में डूब रहा है। नासा चंद्रमा पर क्या हो रहा है ये देखने के लिए एक स्पेस शटल भेजती है, लेकिन जैसे ही वह चंद्रमा की कक्षा में पहुंचता है, वही स्वार्म उस पर फिर से हमला कर देता है और शटल के सभी एस्ट्रोनॉट्स मारे जाते हैं, जो ये सब कुछ लाइव कैमरे पर देख रही थी। नासा के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि बाहर का माहौल हर मिनट बिगड़ रहा था। नासा के सीनियर, जो के बॉस, बाकी सबको छोड़कर भाग जाते हैं और जो को उसकी जगह पर नियुक्त कर देते हैं, जो यह देखकर हैरान होती है और कहती है कि वह अकेले इसका सामना नहीं कर सकती। तभी उसका सीनियर उससे कहता है कि उसे डेनफील्ड से मिलना होगा। डेनफील्ड नासा में कई साल पहले काम किया करता था और उसके पास नासा के कई डार्क सीक्रेट्स के रिकॉर्ड थे, जो को डेन से मिलने की अनुमति मिलती है। डेन उसे कुछ वीडियो टेप दिखाता है। उन टेप में उसे वही स्वार्म दिखाई देता है। डेन बताता है कि अपोलो 11 के पहले मिशन के दौरान चंद्रमा पर उतरते समय उन्हें कई असामान्य चीजें मिली थीं, जिन्हें कोई एस्ट्रोनॉट या नासा समझ नहीं पा रहे थे। उन्हें उतरने में काफी दिक्कत आ रही थी, जैसे कि चंद्रमा नहीं चाहता था कि कोई इंसान वहां आए, लेकिन जब उन्होंने अपना इंजन बंद किया तो वे स्थिर होकर उतर पाए। एस्ट्रोनॉट्स का अनुमान था कि शायद किसी इलेक्ट्रॉनिक चीज के कारण यह हुआ था। इसी बीच जो को उसके पूर्व पति जनरल डग का कॉल आता है, जो मिलिट्री में एक बड़ा ऑफिसर था। वह बताता है कि वे चंद्रमा पर एक परमाणु हमला, न्यूक्लियर अटैक करने वाले हैं। ये सुनकर जो हैरान हो जाती है, क्योंकि अगर चंद्रमा पर हमला हुआ तो धरती पर कुछ नहीं बचेगा। वह उन ऑफिसर्स के साथ मीटिंग करके हमले को रोकने के लिए कहती है, लेकिन वे उसकी बात नहीं सुनते। डग जो को अपने बेटे जिमी के साथ एक बंकर में आने के लिए कहता है, जो के पास अब कोई मदद नहीं थी। न तो कोई स्पेसक्राफ्ट था, न ही कोई स्टाफ। वह भी हार मानकर अपने बेटे और केली को साथ लेकर डग के बताए बंकर में जाने के लिए निकलती है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि एक स्पेसक्राफ्ट म्यूजियम में भी पड़ा हुआ है। वे तीनों सीधे उस स्पेसक्राफ्ट को लेने के लिए जाते हैं, जो अब केसी की थ्योरी पर यकीन करने लगी थी। इसलिए वह अपने पूर्व पति की मदद से उसे ट्रैक करवाती है। उसकी टीम मोटल में जाती है, जहां उसे ब्रायन भी मिलता है। वे लोग उसे नासा के टूटे फूटे सेंटर में लाते हैं, जो ब्रायन को सारी स्थिति बताती है और उसे अपने साथ काम करने के लिए कहती है। ब्रायन पहले मना कर देता है, लेकिन कैरोलाइन और उसके परिवार को सुरक्षित बंकर में और सनी को जेल से छुड़ाकर नासा के ऑफिस पहुंचाने की शर्त रखता है, जो यह शर्त मान जाती है और आर्मी की एक टीम सनी को लेने के लिए जेल चली जाती है। जो और ब्रायन म्यूजियम से अधूरे स्पेस शटल को नासा सेंटर लाते हैं और तैयारी करने लगते हैं। दूसरी तरफ चंद्रमा के बढ़ते गुरुत्वाकर्षण के कारण पूरी धरती विनाश के कगार पर थी। जो और ब्रायन की योजना यह थी कि वे शटल के जरिए चंद्रमा पर जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को ऑन करके उस स्वार्म को बाहर निकालेंगे। यही स्वार्म चंद्रमा को अपनी जगह से हटा रहा था। वे इस पर परमाणु बम से हमला करेंगे। तभी सनी भी वहां आ जाता है, जिसे देखकर ब्रायन बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ डग अपने बेटे को कॉल करता है, जिसके साथ केली थी, और उन्हें बंकर में आने के लिए कहता है, लेकिन जो जाने से मना कर देती है क्योंकि उसे चंद्रमा पर जाना था। केसी, जो और ब्रायन तीनों मिलकर शटल को तैयार करने लगते हैं। तभी एक बहुत बड़ा भूकंप आता है और स्पेसक्राफ्ट के इंजन को नुकसान पहुंचाता है। उनके पास अब कोई संसाधन नहीं बचा था जिससे शटल उड़ान भर सके। जो हार मान लेती है और वहां काम कर रहे सभी लोगों को अपने अपने घर जाने के लिए कहती है। सभी लोग निराश होकर वहां से निकल जाते हैं। धरती पर बचे हुए लोग अब चंद्रमा को अपनी आंखों से देख पा रहे थे, क्योंकि वह बहुत नजदीक आ गया था। ब्रायन भी निराश था कि उनका मिशन लगभग फेल हो गया था। जो निराश होकर बैठी थी, तभी वह देखती है कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण में काफी बढ़ोतरी हो रही है। ब्रायन और केसी को एक शानदार आइडिया आता है। वे चंद्रमा के बढ़ते गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करके खुद को अंतरिक्ष में लॉन्च करने की योजना बनाते हैं। अगर वे एक बार धरती की कक्षा तक पहुंच गए तो चंद्रमा खुद ब खुद उन्हें अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत बढ़ गई थी। उनके पास अब कोई स्टाफ नहीं था, इसलिए ब्रायन, केसी और जो तीनों ही शटल में चले जाते हैं। तभी एक बहुत बड़ी लहर पूरे शहर को तबाह करते हुए उनकी तरफ आ रही होती है। उनके पास समय बहुत कम था और केसी को सिर्फ 3 सेकंड के अंदर शटल को लॉन्च करना पड़ता है। वे किसी तरह इंजन चालू करते हैं और लहर को पीछे छोड़ते हुए धरती की कक्षा की तरफ निकलते हैं।
देखते ही देखते वे धरती की कक्षा में पहुंच जाते हैं। इसके बाद चंद्रमा शटल को अपनी तरफ खींचने लगता है, लेकिन उससे निकलने वाले डिब्री मलबा शटल से टकराते हैं, जिससे उन्हें काफी नुकसान होता है। वे चंद्रमा के उस छेद में क्रैश लैंडिंग करते हैं जहां से वह स्वार्म निकलता था। वे चंद्रमा पर उतरते हैं और अपने स्पेसक्राफ्ट को बंद कर देते हैं ताकि स्वार्म उन पर हमला न कर सके। धरती पर सनी की कार को कुछ गुंडे रोक लेते हैं और उसे चुरा कर ले जाते हैं, लेकिन सनी और टॉम दूसरे रास्ते से निकल जाते हैं। कुछ ही दूर चलने के बाद वे अपने घर पहुंचते हैं और सनी अपनी माँ कैरोलाइन और अपने भाई के साथ दोबारा मिल जाता है। वे लोग कार लेकर बंकर की तरफ जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन बीच में ही वे कुछ सप्लाई लेने के लिए रुक जाते हैं। चंद्रमा अब बहुत नजदीक आ गया था और उसके टुकड़े धरती से टकरा रहे थे, जिससे बहुत बड़े धमाके हो रहे थे। चारों तरफ लोग भाग रहे थे। अंतरिक्ष में वे तीनों चंद्रमा के स्ट्रक्चर के पास जा रहे थे। तभी केसी अपने फोन से तस्वीरें लेने लगता है। इसी समय ब्रायन चंद्रमा के परमाणु बम को उस छेद के पास छोड़कर वापस शटल में आता है। कुछ देर बाद वह स्वार्म उस छेद से बाहर निकलता है, लेकिन वह स्वार्म पास आने की बजाय शटल के पास आने लगता है। स्वार्म को शटल के बारे में पता नहीं चलना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने सब कुछ बंद कर रखा था। यह देखकर जो परमाणु बम को एक्टिवेट करने वाले रिमोट कंट्रोल को तोड़ देती है, क्योंकि उसे लगा कि किसी इलेक्ट्रॉनिक चीज के कारण ही स्वार्म को उनके बारे में पता चला है। लेकिन इसके बावजूद स्वार्म उनके पास आ रहा था, जो दोबारा देखती है और उसे केसी का मोबाइल दिखाई देता है, जिसे वह तुरंत तोड़ देती है। जैसे ही वह मोबाइल तोड़ती है, स्वार्म वापस छेद के अंदर चला जाता है। अब उन्हें समझ आता है कि स्वार्म उन चीजों को ही पहचानता है जिनमें कोई जैविक या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल देने वाली चीज हो। उनकी पहली योजना स्वार्म को मारने की विफल हो गई थी, इसलिए वे स्वार्म को वापस शटल के अंदर रखते हैं और उसे उस छेद में ले जाते हैं जहां से वह बाहर आया था। चंद्रमा के नीचे जाने के बाद उनका स्पेसक्राफ्ट अपने आप चलने लगता है, जैसे कोई ऑटोमेटिकली उन्हें नियंत्रित कर रहा हो। देखते ही देखते 30 मीटर अंदर जाने के बाद वे देखते हैं कि चंद्रमा सच में एक मेगा स्ट्रक्चर है, जो अंदर से पूरी तरह से खाली था और उसमें एक बहुत शक्तिशाली मैकेनिज्म था। जैसे ही अंदर की इलेक्ट्रॉनिक चीजें चालू होती हैं, स्वार्म फिर से उनके पीछे पड़ जाता है। उनका शटल एक गेटवे के अंदर घुस जाता है और वह गेट अपने आप बंद हो जाता है, लेकिन स्वार्म गेट पर हमला करने लगता है। उन्हें पता नहीं चलता कि चंद्रमा के अंदर क्या है, लेकिन अचानक अंदर की एटमॉस्फेयर में जाने के कारण वे तीनों बेहोश हो जाते हैं। पीछे पड़ा हुआ स्वार्म उस गेट को नहीं तोड़ पाता। होश में आने पर जो और किसी देखते हैं कि उस हॉल में गुरुत्वाकर्षण और ऑक्सीजन दोनों मौजूद थे, लेकिन ब्रायन वहां नहीं था। वे बाहर आकर उसे ढूंढने लगते हैं। वहीं हम ब्रायन को एक बंद कमरे में देखते हैं। उसे अपना बेटा सनी बचपन के रूप में दिखाई देता है। यह एक तरह का AI था। ब्रायन उस AI से कहता है कि वह उसका बेटा नहीं है, तो वह कहता है कि उसने उसकी यादों को पढ़कर एक दोस्त जैसा चेहरा बनाया है ताकि वह उससे बात कर सके। वह AI आगे बताता है कि वह और कोई नहीं बल्कि उसका पूर्वज है। यह सुनकर ब्रायन हैरान होता है। वह बताता है कि करोड़ों साल पहले इंसानों के जो पूर्वज थे, वे बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने अंतरिक्ष में कई ग्रह बनाए थे और अपनी सुरक्षा के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI भी बनाई थी। वे शांतिपूर्ण तरीके से अलग अलग ग्रहों पर रहते थे, लेकिन उनका AI समय के साथ और भी ज्यादा शक्तिशाली होता गया। एक दिन उस AI ने अपनी एक सेना बनाई और वह पूरी तरह से बायोलॉजिकल स्वार्म बन गया। उसने अपनी सेना के साथ उस समय के इंसानों को मारना शुरू कर दिया, लेकिन इंसान भी कम नहीं थे। उन्होंने AI से कई सालों तक लड़ाई लड़ी। यह एक अंतर्ग्रहीय इंटरगैलेक्टिक युद्ध था, लेकिन समय के साथ इंसानों की ऊर्जा और संसाधन कम होते गए। दरअसल धरती को इंसानों के लिए इन उन्नत इंसानों एडवांस्ड ह्यूमंस ने बनाया था और चंद्रमा को भी धरती के गुरुत्वाकर्षण को स्थिर रखने के लिए कृत्रिम रूप से बनाया था। इसके बाद उन्होंने धरती पर अपना DNA डाला ताकि विकास के बाद भी इंसान बचे रहें। इसी लड़ाई में उन्नत इंसान मारे गए, लेकिन उन्होंने अपने सबकॉन्शियस AI को एक शक्तिशाली ऊर्जा के रूप में स्टोर किया था,